हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमारा चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 हमारा। ठीक है, लास्ट टाइम मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के एग्जांपल के बारे में हमने बात की थी। ओके, तो हमारे पास 29 नंबर का एग्जांपल लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ओके, आई होप सो सबको मालूम पड़ रहा है। ओके, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने अब तक बात की थी ओके परसेंटेज के बारे में, यानी कि हमारे पास जो भी अमाउंट है उसके बारे में हमने बात की थी। ओके, इस टाइप के जो एग्जांपल है अप टू 32 तक जो एग्जांपल है ओके वो ज़्यादा कुछ अकाउंट सेक्शन में आते हैं। ओके, और ये सब एग्जांपल अकाउंट सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है तो इस टाइप के एग्जांपल हमें दिए गए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम अब तक क्या कर रहे हैं हम कि कोई भी आपका बैंक में अकाउंट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सेविंग अकाउंट ज़्यादा चूज करोगे आप, बिकॉज ओके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रुपीज़ है ओके और मैं सेविंग अकाउंट पे ऐड कर रहा हूँ मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो वो बैंक क्या करेगी, वो एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी आपका। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट यानी कि जो भी अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000 और 20,000 आपने बैंक में सेविंग में रख दी। ओके, तो कोई भी बैंक का चार्जेस होगा उसके बारे में या तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, यानी कि सेविंग अकाउंट में आपके जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं उसके मुताबिक वो परसेंटेज, वो कैलकुलेशन परसेंटेज ओके इंटरेस्ट आपका अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ओके, आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो इंटरेस्ट बेस्ड एग्जांपल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। ओके, 30, 31 एंड 32। ओके, लास्ट 3 एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 9। ठीक है, तो देखो 30 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है। A man deposited rupees 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest annually. Okay, simple interest. Okay, simple interest. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात की थी हमने। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। ओके, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है ना तो उसके 5% निकाल दो, उसके 5% निकाल दो तो वो एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि एक साल के बाद 10,000 का 5% जो निकाला वो इतने रुपीस आपके अकाउंट में ऐड होते हैं। ठीक है, ओके, तो a man deposited rupees 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest annually, यानी कि 5% एनुअली उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, जिस अमाउंट यानी कि किस अमाउंट का 10,000 रुपीज का। ठीक है, find the amount in 15 years since he deposited the total amount, यानी कि 15 ईयर में। ओके, यानी कि कंप्लीटिंग ऑफ 14 ईयर। ओके, कंप्लीटिंग 14 ईयर 15 ईयर में उसकी कितनी अमाउंट मिल रही है। ओके, 15 ईयर में हो एट द एंड ऑफ यानी कि 15 ईयर कंप्लीट होने के बाद नहीं। ओके, 15 ईयर में। ओके, 15 ईयर में यानी कि 14 ईयर कंप्लीट हो गए, 15 ईयर में उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, ओके, 15 ईयर में कितनी अमाउंट है डिपॉजिटेड। ओके, विथ एनुअल इंटरेस्ट। ओके, यानी कि इंटरेस्ट के साथ उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी वो फाइंड करना है। ओके, एंड क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 ईयर कंप्लीट होने के बाद। ओके, आफ्टर 20 ईयर यानी कि 20 ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितनी एनुअल कितनी अमाउंट होगी मेरे अकाउंट में। ठीक है, उसके अकाउंट में कितनी इनकम होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल है। ओके, लोअर स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला आ गई। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की, I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, I इज इक्वल टू PRN, फाइंड द इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, यानी कि
यानी कि किसी के भी मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किसी का भी मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके, तो उसकी फॉर्मूला आ गई मेरे पास, I इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, ओके, नंबर ऑफ ईयर, ओके, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। फिर से P इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ओके, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, R इज इक्वल टू, ओके, रिक्वायर्ड इंटरेस्ट, ओके, एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, ओके, ये हो गई इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला, ओके। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एट द 15 ईयर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि टोटल अमाउंट, यानी कि जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो तो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, बट उसके दौरान, उसके बावजूद मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, 14 ईयर का, ओके, 14 ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है विद 5% इंटरेस्ट, ओके, विद 5% एनुअल रेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एट द 15 ईयर मुझे डिपॉजिटेड अमाउंट फाइंड करनी है, ओके, एट द 15 ईयर टोटल अमाउंट कितनी होगी मेरे पास, ओके, तो इन 15 ईयर total amount is equal to टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो 10,000 तो मेरे पास हो गया ही होगा, बिकॉज वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, उसको तो मुझे कुछ को उसका बारे में तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसके बावजूद मुझे पर ईयर उसका 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर ईयर मुझे उसका 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि एट अ 15 ईयर, ओके, 15 ईयर में मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, तो 10,000 रुपीज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके बावजूद 14 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, 14 ईयर का इंटरेस्ट प्लस, ओके, 5%, 14 ईयर इंटरेस्ट ऑफ 5%, ओके, ओके, 14 ईयर interest at rate of 5%, यानी कि 14 ईयर का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा एट अ रेट ऑफ 5%, ओके, पर ईयर, ठीक है, यानी कि 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बावजूद मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, PRN डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 14 ईयर का इंटरेस्ट 5% के मुताबिक मुझे निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होगी मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है मेरे पास 5%, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितने लेने हैं 14 ईयर्स, डिवाइडेड बाय, ओके, 100, ठीक है, यानी कि 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, 14 5 ओके 17, ओके, एंड 1700 हो जाएगा, यानी कि 7000 हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 10,000 प्लस 7,000, यानी कि टोटल हो जाएगा 17,000, टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी मेरे पास 17,000, यानी कि एट अ 15 ईयर, ओके, यानी कि जो मैंने अमाउंट 10,000 रुपीज बैंक में सेविंग अकाउंट में रख दी, और एट अ 15 ईयर, ओके, 15 ईयर के बाद, ओके, 15 ईयर में वो अमाउंट कितनी हो जाएगी 17,000, ओके, यानी कि आपको 5% जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने ऐड करते गए एट अ 15 ईयर, यानी कि 15 ईयर में वो अमाउंट कितनी हो जाएगी 17,000, ठीक है, ओके। सेविंग अकाउंट में रखने का फायदा यही है, ओके, जिस बैंक में आप अकाउंट खोला बना रहे, ओके, जिसमें भी आपका अकाउंट है, तो आपको सेविंग अकाउंट में कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, किसी भी बैंक में, ओके, किसी भी बैंक में आपका जो भी अकाउंट है उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का अकाउंट निकाला है, ओके, वो सेविंग अकाउंट है या नहीं है, तो सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके।
ठीक है। तो 15 ईयर, ओके 15 ईयर के बाद आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 17,000, ठीक है। आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 17,000, ओके। नेक्स्ट उसमें मुझे क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, ओके, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, ओके, यानी कि 20 ईयर के बाद, 20 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, ओके, 20 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी वो भी मुझे फाइंड करना है भाई, ओके। तो ओके मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years इज इक्वल टू, यानी कि 20 ईयर के बाद, ओके 20 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 20 ईयर के बाद कहा गया है, यानी कि 20 ईयर का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, एट अ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 में मुझे 20 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपीज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके बावजूद मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ओके 20 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 20 ईयर इंटरेस्ट एट अ रेट 5%, यानी कि 5% के रेट से मुझे 20 ईयर का इंटरेस्ट भी मिलेगा, ओके 5% के रेट के मुताबिक मुझे 20 ईयर का इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 10,000, अगेन ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी मेरे पास 10,000, उसको मुझे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ओके, एंड नंबर ऑफ ईयर 20 ईयर का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 100, 20 कैंसिल, 25 100, 100 into 100 1000, 10,000, ठीक है, यानी कि 10,000 तो ये है, प्लस मुझे 10,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके 10,000 तो अमाउंट है मेरे पास, प्लस 10,000 मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी हो जाएगी 20,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी मेरे पास हो जाएगी 20,000, यानी कि 20 ईयर के बाद मेरी जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो डबल हो जाएगी, ओके, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जो मुझे 5% से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो मेरी प्रिंसिपल जो अमाउंट होगी वो आफ्टर 20 ईयर्स कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 10,000 का कितना मिलेगा मुझे 20,000, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। तो यहाँ पे 10,000 का डबल हो जाएगा 20,000 आफ्टर 20 ईयर्स, ओके। तो इस टाइप के इंटरेस्ट के एग्जांपल हो गए हमारे पास, जो आपको आने चाहिए और आपको मालूम होने चाहिए कि आपका अकाउंट में कितनी परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसके बाद वो अमाउंट वो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, और 10 ईयर्स के बाद कितनी हो सकती है, वो आपको कैलकुलेशन करके पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बैंक में आपका अकाउंट हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेविंग अकाउंट में कितने परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 30 नंबर का, यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, 31 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिया गया है 31 नंबर का हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, okay, a manufacturer reckons that the value of machine which cost him rupees 15,625, okay, value of machine, okay, value of machine which cost, okay, cost of machine क्या काम से हो रही है, cost of machine 15,625 rupees, ठीक है, ओके, एंड विल डिप्रिशिएट each year by 20%, डिप्रिशिएट, ओके, डिप्रिशिएट यानी कि वो जो सेकंड हैंड हो रहा है ना, ओके, यानी कि उस पे डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, ओके, यानी कि
जो भी चार्जेस होगा ओके आफ्टर ईयर बाय ईयर ओके 20% उसकी वैल्यू कम हो रही है ओके डिप्रिशिएट यानी कि कम हो रही है यानी कि सेकंड हैंड बन रही है ओके यानी कि सेकंड हैंड बन रही है ठीक है। तो डिप्रिशिएशन हमें फाइंड करना है यानी कि वैल्यू जो कम हो रही है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला थी ओके ओके डिप्रिशिएट बाय परसेंटेज दी गई है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला थी लोअर स्टैंडर्ड में आ रही थी ओके। तो क्या थी वो हमारे पास ओके डिप्रिशिएशन ओके उसकी फार्मूला थी P इज इक्वल टू 1 माइनस ओके P इज इक्वल टू 1 माइनस R डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू n ओके वो फार्मूला थी यानी कि R कितनी परसेंटेज वो रेट दिया गया है ओके आर दैट मींस के रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके रेट कितने परसेंटेज वो कम हो रही है और एन यानी कि कितने साल तक ठीक है कितने साल तक यानी कि ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू 20% डाउन हो रही है ओके ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू 20% डाउन हो रही है यानी कि कम हो रही है ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अभी क्या है 15,625 ओके आफ्टर 1 ईयर उसके 20% निकाल दो उसके 20% निकाल दो यानी कि 15,625 का 20% जो भी आएगा वो वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो वो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है मेरे पास ओके 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इसकी वैल्यू 20% कम हो रही है ओके यानी कि उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है ठीक है उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है ठीक है। तो क्या हो रहा है कि विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20% ओके ईच ईयर बाय 20% ओके। तो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 5 ईयर ठीक है यानी कि 5 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो मुझे फाइंड करना है ओके 5 ईयर के बाद यानी कि देखो शुरुआत में इतनी अमाउंट है मेरे पास ठीक है आफ्टर 5 ईयर के बाद ये सभी कुछ एग्जांपल है ना भाई ओके अकाउंट के है ठीक है ओके ज्यादातर डीप में जाने की जरूरत नहीं है ओके ये फॉर्मूला आ गया ठीक है। तो फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू रखनी है ओके कहाँ से आया क्यों किस लिए आया वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास ठीक है। क्या है फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1 माइनस R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n यानी कि जो भी हमारे पास क्या हो रहा है ओके डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका फॉर्मूला है मेरे पास ठीक है। वो फॉर्मूला के बाद हमें डेप्रिसिएशन मालूम हो सकता है और उसका डेप्रिसिएशन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो ओके तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ठीक है ओके जस्ट सिंपली से दैट ओके। और लॉजिकली सोचकर आपको आंसर लाना है तो क्या करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में इतनी वैल्यू होगी मेरे पास 15,625 रुपीस ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 20% उसकी वैल्यू कम हो रही है क्या हो रही है 20% उसकी वैल्यू कम हो रही है यानी कि 15,625 का 20% निकाल दो जो आ रहा है वैल्यू जो अमाउंट आ रहा है उसमें से इसमें से वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू रहेगी उसकी बराबर ओके। तो जो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी ना उसका भी 20% निकालो ओके जो वैल्यू आ रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी यानी कि प्राइस लोअर में आ रही है ओके 20% कम हो रही है जो भी अमाउंट है उसमें से ठीक है ओके। तो वो कितने 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी वो मुझे मालूम करना है ठीक है। यार रेट क्या लेना है 20% ओके रेट क्या लेना है 20% यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पे और नंबर ईयर कितने हो जाएंगे 5 ईयर ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू 5 यानी कि ओके 100 माइनस 20 यानी कि 80 यानी कि 0.8 रह जाएगा हमारे पास 0.8 रेज टू 5 ओके यानी कि वो आ जाएगी प्रिंसिपल ठीक है। यानी कि जो कम हो रहा है डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आ गया। तो टोटल अमाउंट 5 इयर्स के बाद ओके उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 इयर्स वैल्यू ऑफ मशीन
इज इक्वल टू जो अब अभी अमाउंट है ना 59,625 उसके साथ ओके 0.8 आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.8 ठीक है 0.8 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी कि क्या आ जाएगा टोटल मेरे पास आंसर आ जाएगा ठीक है टोटल आंसर आ जाएगा यानी कि 15,625 0.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओके क्या लिख सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 100 ओके 8 डिवाइड बाय 100 आएगा 0 0 कैंसल ओके यानी कि क्या रह सकता है मेरे पास 0.8 यानी कि 5 2 जा एंड 4 ओके 4/5 यानी कि 4/5 होल रेज़ टू 5 लिख सकता हूँ ठीक है ओके तो 4/5 डिवाइडेड बाय 5/5 कर दो ओके मल्टीप्लाई बाय 15,625 करो तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरे पास टोटल अमाउंट ओके कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी कितनी आएगी 5,120 ओके कितनी आ जाएगी 5,120 रुपीस आफ्टर 5 इयर्स 5,120 रुपीस आएगी मेरे पास वैल्यू ठीक है 5,120 रुपीस मेरे पास वैल्यू आएगी ओके तो इस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ओके जो हमारे पास डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका भी ठीक है ओके फॉर एग्जांपल कोई भी आप शॉप पे जाओ ओके शॉप पे आपकी जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप कोई भी चीज़ खरीदो ठीक है कोई भी चीज़ खरीदो उसके बाद उसको बेचने जाओ ना तो वो आपको जितने प्राइस में मिलेगी ना ओके उससे कम प्राइस में ही मिलेगी फॉर एग्जांपल मैंने कार 5 लाख में खरीदी है ठीक है 5 लाख में मैंने कोई कार खरीदी है अभी मैं उसको बेचने जाऊँ ना तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी ओके न्यू कार मैं 3 और 4 डेज में भी बेचने जाऊँ ना तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी और मुझे 5 लाख नहीं मिल सकते हैं उससे कम ही वैल्यू मिलेगी ओके बिकॉज उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है ओके वो वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक है उस टाइप के एग्जाम्पल है इसको ठीक है तो यहाँ पे हमारा 31 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर का एग्जाम्पल ओके 32 नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या कह रहे हैं 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days okay 150 okay workers were engaged to finish a job ओके यानी कि 150 वर्कर को हमें कोई जॉब देनी है ठीक है ओके इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज ठीक है 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन अ सेकंड डे ओके 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन ओके यानी कि 4 वर्कर कम हो रहे हैं 4 वर्कर कम हो रहे हैं ठीक है ओके इट टुक्स 8 more days to finish the work 8 more days to finish work यानी कि जो ऐसे ऐसे कम होते गए 150 वर्कर हो गए तो जो भी काम होगा वो रेगुलर डेज में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बट फर्स्ट डे के बाद 4 वर्कर ने छोड़ दी जॉब ठीक है उसके बाद अगेन 4 वर्कर निकल गए ठीक है ऐसे ऐसे करके 4 वर्कर निकलते जाते हैं ठीक है तो इट टुक्स 8 more days टू फिनिश द वर्क यानी कि हमारे पास ऐसे ऐसे करते गए तो 8 ज़्यादा दिन लग सकते हैं ओके मेरे पास काम खत्म करने से ठीक है यानी कि वर्कर जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो जो मैं कैलकुलेशन कर दिया ठीक है जो भी बिल्डर ने कैलकुलेशन कर दिया ठीक है इतने वर्कर है तो ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है तो वो कंप्लीट नहीं होगा ओके वो कंप्लीट नहीं होगा और उससे ज़्यादा 8 दिन ज़्यादा लगेगा ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड ओके फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड तो सपोज कर दिए ओके सपोज क्या कर दिए हमने ओके द नंबर ऑफ डेज एन नंबर ऑफ डेज ओके एन डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड ओके एन डेज इन विच work was completed
ओके, यानी कि ऐसे ऐसे करते गए, ऐसे ऐसे करते गए, ओके, तो यानी कि मेरे पास वर्कर वर्कर 4 4 करके लेफ्ट होते गए, 4 4 करके लेफ्ट होते गए, तो मेरे पास वर्किंग डेज, ओके, कितने हो जाएंगे, n डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, n डेज में मेरे पास क्या काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे में वर्कर कितने होंगे, 150 150 शुरुआत में वर्कर हो गए। फर्स्ट डे के बाद 4 वर्कर लेफ्ट हो गए, यानी कि कितने वर्कर अभी रह गए मेरे पास, 146, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे के बाद अगेन 4 वर्कर लेफ्ट हो गए, तो कितने रह गए मेरे पास, 142 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ओके। तो जितने हमारे पास वर्कर हो गए उतने उसके साथ मैं क्या करूंगा, n नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि समेशन करूंगा सबका, कितने मेरे पास आउटपुट हो रहे हैं, ठीक है, कितने मेरे पास तो इन सबका मेरे पास क्या करना होगा, एसएन करना होगा, यानी कि सबका समेशन करना होगा, यानी कि कितने डेज में हमारे पास काम कंप्लीट होगा, कितने डेज में हमारे पास काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सभी का समेशन की फॉर्मूला यूज करूं यहाँ पे मैं, तो क्या करूंगा मैं, तो n डेज में मेरे पास काम कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, n डेज में मेरे पास काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे में 150 पीपल है, फिर सेकंड डे में 146 हो जाएंगे, थर्ड डे में 142 हो जाएंगे, यानी कि कम हो रहे हैं 8, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, d = -2 एंड फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 150, n टर्म तक समेशन करना है, यानी कि n डेज तक समेशन करना है, यानी कि फर्स्ट डे में 150 पीपल है, सेकंड डे में 146, थर्ड डे में 142, इस तरह मुझे n डे में काम कंप्लीट करना है, n डे में काम कंप्लीट करना है, कितने डेज हो रहे हैं मुझे पता नहीं, यानी कि n डेज तक मुझे काम कंप्लीट करना है, तो n डेज तक मैं क्या करूंगा, समेशन कर दूंगा सबका, n डेज का क्या करूंगा मैं, समेशन कर दूंगा, कितने वर्कर हो गए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा a = 150 एंड डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास -2, यानी कि क्या हो जाएगा, एसएन की फॉर्मूला n/2 2 * a प्लस n-1 * d -4, तो क्या हो जाएगी मेरे पास, n/2, ओके, 300 प्लस -4 एंड +4, यानी कि n/2 क्या हो जाएगा, 304 -4 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो n * 152 -2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ओके। ये कौन से कैलकुलेट किया, ये कौन सा कैलकुलेशन मैंने किया कि जब मेरे पास, ओके, 4 वर्कर लेफ्ट हो रहे हैं तब मेरा काम n डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मेरा काम n डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है मुझे, अभी सपोज कर दूं कोई वर्कर लेफ्ट ही नहीं हो रहा है, ओके, सपोज मैं कर दूं कोई वर्कर लेफ्ट नहीं हो रहे, यानी कि ओके 150 या 50 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लेफ्ट हो गए मेरे पास, ओके, वर्कर 4 लेफ्ट हो गए, तो जो काम है मेरे पास 1 दिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी जो वर्कर भी लेफ्ट नहीं हो गए तो वो काम मेरे पास कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, n-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना, ओके। अभी क्या किया मैंने कि ये 4 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, वो काम n डेज में कंप्लीट हो गए, ओके। n कौन है पता नहीं, ठीक है, बट डेटा में यही दिया गया है, जो 4 वर्कर काम करके लेफ्ट हो गए तो मेरा जो काम है ना उससे 1 दिन ज्यादा लगेगा, ओके, वो दिया गया है। अभी मैं सोचूं कि कोई वर्कर लेफ्ट ही नहीं हो रहे तो, ओके, कोई वर्कर लेफ्ट नहीं हो रहे तो वो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, n-8 डेज में, दिन में, ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने n डेज दिए, ठीक है, ओके, यानी कि उसमें n डेज 8 डेज ज्यादा है, ठीक है, तो अभी कोई वर्कर काम का जॉब छोड़ के नहीं जा रहे तो वो काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, n-8 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है, n-8 डेज में कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे सोचूं कि एनी वर्कर not going from job, okay, not leaving job, then total days, okay,
total days for finished job. Okay, total days for finished job is n minus 8. ओके, तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा 1. यहाँ पे n डेज तक हमने समेशन किया, यानी कि टोटल वर्कर का सभी का समेशन किया, बट टोटल वर्कर यहाँ पे कम ही नहीं हो रहे, टोटल वर्कर 150 ही हो रहे हैं. तो यहाँ पे एसेट कितना हो जाएगा मेरे पास 150 into n minus 8. ओके, तो इसका समेशन और इसका समेशन, ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों का, ओके, जो आंसर आएगा सेम आएगा. ठीक है, इन दोनों का जो आंसर मेरे पास आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोनों को कंपेयर कर देंगे हम. ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास n into 152 minus 2n is equal to, ओके, 150 into n minus 8. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 152n minus 2n square is equal to 150n minus 158 into 8, यानी कि 15 एग्जैक्ट. ओके, क्या आ जाएगा मेरे पास 15 4 से 120 आ जाएगा 1200. ठीक है, 150 into 8. ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे ले जाओ तो क्या रह जाएगा मेरे पास 2n square minus 152n plus 150n minus 1200 is equal to 0. ठीक है, यानी कि 2n square minus, ओके, क्या रह जाएगा यहाँ पे 2n minus 1200 is equal to 0. 2 के साइड डिवाइड करेंगे यहाँ पे, यानी कि क्या रह जाएगा हमारे पास n square minus n minus 600 is equal to 0. फैक्टराइजेशन करेंगे, 600 का पार्टीशन करो, ओके, 2 फैक्टर लाओ, इसका सब्ट्रैक्शन 1 हो सकता है, यानी कि 25 into 24 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 25 into 24 600 हो जाएगा, और 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे मेरे पास n minus 25 and n plus 24 is equal to 0. ठीक है, यानी कि लिख सकता हूं मैं n minus 25 is equal to 0 और n plus 24 is equal to 0, यानी कि n की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 24, which is not possible. बिकॉज मेरे पास माइनस में डेज नहीं हो सकते, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आएगा 25 सॉरी, क्या आएगा मेरे पास 25, यानी कि टोटल डेज कितने हो जाएंगे मेरे पास 25 डेज फॉर फिनिश द जॉब. ओके, 25 डेज हो जाएंगे मेरे पास फॉर फिनिश द जॉब. तो इसके साथ मेरे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के एग्जांपल कंप्लीट हो गए. ठीक है, अभी कौन से एक्सरसाइज का बाकी रह गया मेरे पास 9.4 एंड 9.5. ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज बाकी रह गई, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को भी डाउट है पूछ सकता है. ओके, ये टाइप के एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट में आ रहे हैं. ठीक है, अकाउंट कॉमर्स का सब्जेक्ट है. ओके, उस टाइप का एग्जांपल है, बट यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज दी गई है. ठीक है, इसलिए हमारे पास इस टाइप के एग्जांपल दिए गए हैं. ठीक है, ओके, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूला दी गई है उसका यूज़ करना है. ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है पूछ सकता है.